तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको मैं बहुत ही हैरानीजनक किस्सा सुनाने वाला। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि आपको इस किस्म की खबरें, कहानियाँ, किस्से कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। एक छोटी सी बात बता के इस किस्से को आगे बढ़ाएंगे। खबर या कहानी कैसे मिलती है, कैसे उसका मेल होता, कोइंसिडेंस कैसे बन जाता है। आज सुबह मेरे इंग्लैंड से एक दोस्त का फ़ोन आया। लंदन के पास एक हेस्टन सबर्ब है, वहाँ पे वो रहते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का, एस्टेट का उनका ऑफिस है। गिल फैमिली हैं पंजाब के, और वो बेसिकली पंजाब के अमृतसर ज़िले के तरन तारण के रहने वाले हैं। तो कुछ बातें करते करते कुछ बात चली तो मैंने उनको बता दिया कि आपके ज़िले के जो एसएसपी हैं, उनका जिक्र चला। उनका नाम है गुरमीत चौहान। जैसे ही उसने ये नाम सुना, मेरे दोस्त ने, गुरमीत चौहान का, तो वो बोला जरा इनको पूछना, एक हमारे यहाँ हेस्टन में एक चौहान साहब रहते थे, कहीं उनके रिश्तेदार हैं क्या। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। बोलते वो हमारे पड़ोसी थे। ये 2003 की बात है, उनका ये कहना था, आज से 20 साल पहले की। तो उनकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया था यहाँ पे, चौहान फैमिली का। तो आप पूछना जरा क्या उनके रिश्ते में है। खैर वो बात तो दूर की बात है, मैं किसी को क्यों पूछूं इतनी पुरानी बात। लेकिन जो उन्होंने मुझे किस्सा बताया उसने मुझे नंब कर दिया। मैं एकदम चुप हो गया, मेरे से वो सब बात सुनी नहीं गई जो उन्होंने बताई थी। मैं इतना परेशान हुआ, इतना दुखी हुआ कि इस किस्म के केस भी दुनिया में होते हैं। अब ये केस क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक चौहान नाम के का जिक्र निकलने के बाद जो कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, उसके बाद मैंने इंटरनेट पे उसका रिसर्च किया। 3-4 घंटे लगे मुझे। वो जो उस ज़माने में जो गार्डियन मैगज़ीन में आर्टिकल छपे, लंदन के और अखबारों में आर्टिकल छपे, और जो कम्युनिटी रिपोर्ट्स वहाँ की होती हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, इंग्लैंड के हर शहर में, छोटे बड़े कस्बे में, सुबर्ब में एक कम्युनिटी न्यूज़पेपर भी निकलते हैं जो अपने इलाके की छोटी मोटी खबरें छापते हैं। तो उनका एक लिंक मेरे पास है जहाँ से उन कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स के पास पहुँचा जा सकता है, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ तो मुझे कुछ सिस्टम मालूम है। तो जब मैंने उनमें स्टडी किया तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। तो अब आपको बताता हूँ कहानियाँ कैसे मिलती हैं और कैसे उनको डेवलप किया जाता है। ये किस्सा है 2003 का, जो मेरे दोस्त ने कहा था 2002 या 2003 की बात है। वो जब मैंने कंफर्म किया स्टडी करके तो निकला कि ये फरवरी 2003 की बात है। हेस्टन एक छोट सुबर्ब है लंदन का। वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पंजाबी, इंडियन, गुजराती फैमिली बहुत रहती हैं वहाँ पे। वहाँ पे एक शख्स रहता था, उसका नाम था अमरजीत चौहान। काफ़ी उम्र का आदमी था और उसने अपना काफ़ी अच्छा बिजनेस फ्रेट सर्विसेज में शुरू किया। उसका एक कंपनी उसने बनाई अपनी वहाँ पे, उसका फ्रेट कंपनी। और बड़ा एक बहुत बढ़िया आलाशान ऑफिस लिया उसने, उसमें काम शुरू किया और एक बड़ा खूबसूरत घर उसने एक अच्छी स्ट्रीट पे ले लिया और वहाँ पे रहने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि उसका शायद कुछ पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा होगा। ये बात बाद में आपको मैं जब जो पूरी स्टोरी चलेगी उसके बीच में भी आएगी। पुलिस भी ऐसा ही मानती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद जब उसने ये अच्छा कारोबार शुरू किया तो शादी की बात की। पहले वो शादीशुदा नहीं था, 50 के ऊपर की उसकी उम्र थी, लेकिन शादी नहीं की थी। उसके बाद जब वो आदमी शादी करता है अपना बिजनेस सेट करने के बाद, पंजाब का रहने वाला था, तो डेफिनेटली पंजाब में बातचीत हुई शादी की।
तो उसने अपने से 21 साल कम उम्र की लड़की से शादी की, जिसका नाम था नैन्सी वर्मा। उससे शादी की। 21 साल का फर्क दोनों का उम्र में। लेकिन वो समय था जब पंजाब के लोग अपनी बेटियों की शादी बड़े उम्र के लोगों से कर देते थे कि चलो हमारी बेटी बाहर जाके खुश रहेगी, कुछ हमारे और फैमिली मेंबर्स का भी भला हो जाएगा। तो ये नैन्सी जो है शादी करके इंग्लैंड चली जाती। उसके कुछ समय बाद उसका भाई ओंकार वर्मा, उनका सरनेम जो फैमिली थी उनका सरनेम वर्मा था, ओंकार वर्मा न्यूजीलैंड चला जाता है, नैन्सी का भाई। नैन्सी शादी करके अमरजीत चौहान के साथ लंदन चली जाती है, हेस्टन इलाके में रहने लग जाती है उसके साथ। 2 साल में उनके एक बच्चा पैदा होता है जो 1.5 साल का था, 18 महीने का। और उसके बाद एक दूसरा बच्चा बेटा पैदा होता है जो 2 महीने का था 2003 में। छोटे बच्चे की उम्र 2 महीने थी सिर्फ। और तभी इस फैमिली पे जो कहर टूटता है वो आप सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ये शायद यकीन नहीं होगा कि दुनिया में ऐसा भी होता है जो इस परिवार के साथ हुआ, जिनका कोई कसूर नहीं था। 2 साल के बच्चे का 2 महीने, 1.5 साल का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, और उनको कैसे पार उतारा गया, ये अपने आप में बहुत तकलीफ दे कहानी है। लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ कि पैसे के लालच में क्रिमिनल्स क्या क्या कर बैठते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि इंग्लैंड की जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, सीरियस ऑफेंसेस जो देखती है, उन्होंने 6-7 महीने में 100 करोड़ रुपया खर्च किया उन अपराधियों को ढूंढने के लिए। ये भी इसी कहानी में आएगा। इतनी मेहनत शायद किसी देश की पुलिस नहीं करती जितनी स्कॉटलैंड यार्ड ने की इस केस को सुलझाने के लिए। अब किस्सा सुनिए आप। अमरजीत ने शादी कर ली, बच्चे हो गए, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत सारे एम्प्लॉयज उस फ्रेट सर्विस में उसने रखे और बड़ी कंपनी चल रही थी उसकी। सीबा उसका नाम था, सीबा, CIBA, सीबा फ्रेट सर्विसेज चल रही थी। अचानक एक दिन वो आदमी गायब हो जाता। शाम को जैसे रोज घर आता था, घर नहीं पहुंचता। उसकी बीवी लेट इवनिंग तक इंतज़ार करती है, नैन्सी, कि अमरजीत घर पे क्यों नहीं आया। नहीं आया तो उसने फैक्ट्री में फ़ोन किया, उसके ऑफिस में। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से तो चले गए थे बहुत देर पहले, कहाँ गए हमें कोई खबर नहीं है। वो रात निकली बहुत परेशानी से, आदमी घर नहीं आया। दूसरे दिन सुबह उसने फिर अपने उसके ऑफिस में फ़ोन किया कि अमरजीत घर अभी तक नहीं आया, क्या आपको कुछ खबर है, कहाँ गया, कोई मीटिंग थी, क्या था, कहीं जाने वाला था। सब लोगों ने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। लेकिन जब वो ये इंक्वायरी कर रही थी, उसको वॉइस मैसेज आता है मोबाइल पे, वॉइस मेल पे, कि मुझे इमरजेंसी में हॉलैंड जाना पड़ रहा है, नीदरलैंड जा रहा हूँ, और मैं 2-4 दिन में काम ख़त्म करके किसी बिजनेस डील के लिए मैं हॉलैंड पहुँच गया हूँ, जल्दी वापस आऊँगा तो आपको बताता हूँ, चिंता मत करना। ये लड़की हैरान हैरान इसलिए कि हमेशा जब कभी अमरजीत चौहान का कभी वॉइस मेल नहीं आता था, वो हमेशा फ़ोन करके बताता था। वो भी पंजाबी में बात करता था कि मैं कब आऊँगा, कब नहीं आऊँगा। एक वॉइस मेल आया तो वो अंग्रेज़ी में आया, तो नैन्सी को शक हुआ कि ये अंग्रेज़ी क्यों बोल रहा है, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और फ़ोन बार उसने वहाँ मैसेज पढ़ के जब सोचना शुरू किया तो उसको याद आया कि अमरजीत के पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, क्योंकि उसका जो पासपोर्ट था उसने ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास जमा करवाया हुआ था
क्योंकि उसको परमानेंट रेसिडेंस मिलने की जो उसने एप्लीकेशन की थी उसके सिलसिले में वो पासपोर्ट सबमिट किया हुआ था और कुछ ही दिनों में उसको वो परमानेंट रेसिडेंस मिलने वाली थी, इंग्लैंड में पक्का रहने की परमिशन, इजाज़त। अब नैन्सी इस बात से परेशान होती है कि पासपोर्ट उसके पास नहीं है तो वो ब्रिटेन छोड़ के हॉलैंड कैसे चला गया। असमंजस में है, घबराई हुई है, क्या करे। कोई इतना नज़दीकी फैमिली फ्रेंड नहीं है, रिश्तेदार नहीं है जिनकी मदद ली जा सके, करे तो क्या करे। उसने अपने भाई ओंकार वर्मा, जिसका मैंने जिक्र किया, न्यूजीलैंड में सेटल था, उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे अमरजीत 2 दिन से घर पे नहीं है। एक मैसेज में पता चला कि वो हॉलैंड चला गया, लेकिन पासपोर्ट तो उसका सरकार के पास जमा है, गया तो कैसे गया। अब ओंकार वर्मा को भी चिंता होने लगी कि कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। वो अपनी बहन से रोज़ बात करता था, एक एक बात घर की सबको मालूम थी। और इसमें एक बात और बता दूँ आपको, जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ था, छोटे का, जो 2 महीने का था, तो नैन्सी की जो माँ पंजाब में रहती थी, चरणजीत कौर, वो भी इंग्लैंड पहुंच चुकी थी अपनी बेटी की मदद करने के लिए कि छोटे छोटे 2 बच्चे, उनको संभालना मुश्किल होगा, तो वो पंजाब छोड़ के इंग्लैंड चली गई थी और वहीं पे रह रही थी चरणजीत कौर। वो भगवान की बहुत पूजा करती, एक गुरु ग्रंथ साहब के पाठ रोज करती थी और गुटखा, जिसको हम कहते हैं एक छोटा मिनी जो ग्रंथ होता है, वो अपने पास हमेशा रखती थी, रिलीजियस बुक, और उसको कभी अपने से अलग नहीं करती थी। ये पॉइंट आप नोट करके रखना, इसका जिक्र बाद में भी आएगा। वो कुछ भी भूल जाए, बाहर कहीं भी जाती थी, घर से निकलने के पहले अपना वो गुटखा, वो जो उसका रिलीजियस ग्रंथ था, उसको साथ लेके जाती थी, हर समय अपने साथ रखती थी वो। और चरणजीत कौर, वो उस घर में बच्चों की देख रेख करने के लिए मौजूद थी। तो टोटल घर के 5 मेंबर हो गए, मियाँ बीवी अमरजीत, उसकी बीवी नैन्सी, उनका बेटा हरिंदर और रविंदर, और उनकी माँ चरणजीत कौर। अब जब ओंकार भाई बैठ के न्यूजीलैंड में ये खबर सुनता है कि ये नहीं आया, तो वो अपनी बहन को दिलासा देता है कि चिंता मत करो, अपनी माँ से बात करता है कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ देखता हूँ, करते हैं, हिम्मत करते हैं, कहाँ से क्या खबर मिलती है। लेकिन 3 दिन के बाद उनके ऑफिस में, अमरजीत चौहान के ऑफिस में एक लेटर आता है कि मैं अमरजीत चौहान अपनी मर्जी से अपनी ये कंपनी इस आदमी को बेच रहा हूँ। उसमें एक शख्स का नाम लिखा हुआ है। मैं इंग्लैंड में रह के खुश नहीं हूँ, मेरा परिवार खुश नहीं है, हमारा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ। जो मेरा देश है, मेरा घर है, मैं यहाँ से ऊब गया हूँ, उकता गया हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहता। और ये शख्स को मैंने अपनी फैक्ट्री बेच दी है, आज से ये शख्स उसका मालिक है। अब जो लेटर जब उसके ऑफिस में पहुंचता है, तो ऑफिस के लोग नैन्सी को बताते हैं कि इस तरीके का एक लेटर हमारे पास आया। अब नैन्सी बड़ी परेशान होती है कि हम ने तो कभी बात नहीं की अमरजीत ने हमारे साथ कि वो छोड़ के जाना चाहता है। और जब इस खत को देख के उनके पास कोई नहीं चारा बचता कि करे तो क्या करे, उसके बाद वो पूरी फैमिली गुम हो जाती है। देख कितनी आश्चर्य की बात है, जिस दिन वो लेटर अमरजीत की फैक्ट्री में, उसके ऑफिस में, परेड ऑफिस में पहुंचती है, उसी दिन फैमिली के बाकी के 4 मेंबर, जिनमें नैन्सी, उसकी माँ और उसके दोनों बेटे,
वो घर से गायब हो जाते। किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि वो कहाँ गए। अब 15-20 दिन निकल जाते हैं, उनकी कोई खबर नहीं। ओंकार भाई फ़ोन करता है, उसके फ़ोन का जवाब नहीं मिलता। सब मोबाइल फ़ोन बंद आ रहे हैं, माँ का भी, बहन का भी, और उसके रिश्तेदार अमरजीत का भी। सबके फ़ोन बंद, कोई सुराग नहीं। अब देखिए, उसके बाद वो आदमी के पास कोई चारा नहीं, वो न्यूजीलैंड छोड़ के फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुंच जाता, और वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जब इंक्वायरी करता है तो पुलिस वाले कोई खास ध्यान नहीं देते। वो कहते देखो, इसने तो अपनी पूरा जो कारोबार था वो बेच दिया। उसके जब सिग्नेचर वेरीफाई किए गए तो बराबर थे। जो उसके सिग्नेचर बैंक में थे, बैंक अकाउंट में, वो बिल्कुल मैच करते थे। लंदन पुलिस ने वो चेक किया तो बराबर पाए गए। उसका जो और एक तो जो हाथ से लिखे हुए शब्द थे उस कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स में, वो भी उसके हैंडराइटिंग में थे। तो पुलिस ने कहा कि ये अमरजीत का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड होगा, तो वो खुलने के डर से वो देश छोड़ के भाग गया अपनी फैमिली को लेके। लेकिन ओंकार ने बोला नहीं। उसके गुम होने के बाद मेरी बहन से मेरी बात हुई है, इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा सुराग छुपा हुआ है। लेकिन लंदन पुलिस ने उसकी कुछ नहीं सुनी। वो अपने तरीके से बड़ी स्लो पेस से इंक्वायरी करते रहे। अब देखिए, मीडिया कैसे ऐसे केसेस में हेल्प करता है। तो वो आदमी गार्डियन न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है, वहाँ उनको ये पूरी कहानी सुनाता है। तो गार्डियन न्यूज़पेपर का रिपोर्टर उसकी सुन के एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाता है, और लंदन पुलिस को थोड़ा कैस्टिगेट करता है कि इन्हों बराबर ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरह से और न्यूज़पेपर्स में खबरें छपी, और कुछ दिन के बाद लंदन पुलिस को अंडर प्रेशर ये केस ट्रांसफ़र करना पड़ा स्कॉटलैंड यार्ड को। अब स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है, उनकी स्पेशलाइज्ड पुलिस है, उन्होंने केस के टेक ओवर किया। उसके बाद जब इंक्वायरी करने लगी तो पता चला कि जिस आदमी ने वो कंपनी खरीदी थी, वो आदमी कुछ महीने पहले ही उस कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करने आया था। उसका नाम पता चला। जब उसकी इंक्वायरी निकाली गई तो पता चला वो बहुत ही बड़ा शातिर क्रिमिनल ही नहीं, एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। उस आदमी ने मिलियंस और बिलियंस की ड्रग जो थी वो बाहर से मंगवा के इंग्लैंड में बेची हुई थी, और उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा ब्रिटिश पासपोर्ट बेचे थे नकली बनवा के। उसका नकली पासपोर्ट बनाने का धंधा भी था। उसका नाम था मैथ्यू रेगन, कैनेथ रेगन। उस आदमी को जब पूरी इंक्वायरी निकाली गई तो बहुत बड़ा क्रिमिनल निकला, और उसको एक ज़माने में 98-99 में, मतलब इस किस्से के 4-5 साल पहले तक वो आदमी जेल में था। इसी जो लंदन पुलिस ने जो वो ड्रग रैकेट बस्ट किया था उसमें जेल भुगत रहा था। उसको 30 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन उसने लंदन पुलिस के साथ एग्रीमेंट किया, जिसको हम कहते हैं कि एक डील की कि मैं आपको बड़े बड़े लोग पकड़ा सकता हूँ, आप मेरी सज़ा कम करवा दीजिए। तो लंदन पुलिस ने वो उसका जो प्ली था वो मान लिया कोर्ट के थ्रू, और उसने तकरीबन 30-35 बड़े ड्रग स्मगलर जो थे लंदन के, इंग्लैंड के, उनको अरेस्ट करवाया। जो लोग ड्रग लेके, नकली पासपोर्ट जो इतने सप्लाई किए थे, इंग्लैंड आते थे बाहर से ड्रग लेके, उनकी अरेस्ट करवाई। तो इस तरीके से बहुत बड़ा एक ड्रग माफिया ख़त्म हो गया उस आदमी की इंफॉर्मेशन देने के बाद। तो लंदन पुलिस ने उस डील के तहत उसकी सज़ा कम करके उसको 2002 में छोड़ दिया था। अब देखिए, जिस शख्स को 30 साल की सज़ा मिली थी उसको 4-5 साल में ही छोड़ दिया गया, और उस आदमी ने उसके बाद जो कांड किया वो उनसे भी शर्मसार था जो उसने ड्रग स्मगलर किया था।
उसने जब से काम करता था उसको पता चला कि इस फैमिली के आगे पीछे कोई लंदन में देखने वाला नहीं है। उसने पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक दिन अपने मालिक अमरजीत चौहान को बोला कि मेरे पास एक ग्राहक है जो बहुत ज़्यादा पैसा आपकी कंपनी को दे के खरीदना चाहता है। ये कंपनी आप उसको बेच दो और उस पैसे में से आधा इन्वेस्ट करके एक नई कंपनी खोल लेना, बाकी आपकी बचत हो जाएगी। और अपने घर में वो मीटिंग रख ली। जब अमरजीत उसके घर में मीटिंग के लिए जाता है तो उसको मार पीट के उससे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। वही सिग्नेचर जो बाद में उसने कंपनी खरीदने के कागजातों में इस्तेमाल किए। और उसके बाद उसको पता था अगर इसको छोड़ेंगे तो हम तकलीफ में आ सकते हैं। उसने अमरजीत को अपने उन दो दोस्तों के साथ जो नकली खड़े किए थे मालिक बना के, उनके साथ मिलकर अमरजीत का कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसको जब ये लगा कि अब ये आदमी तो मर गया लेकिन इसकी फैमिली कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, उसके लिए उनको भी पार उतारना होगा। थोड़े दिनों के बाद वो सब उस फैमिली के घर जाता है अपने दोस्तों को लेके, रेगन, वही कैनेथ रेगन। और उसकी घर में जाके अमरजीत चौहान के घर जाके उनके फैमिली के बाकी चारों लोगों को भी मार देता है। मैं वो किस तरह मारे वो किस्सा नहीं सुना सकता, बहुत तकलीफ दे लगता है ऐसी बातें करना। और उनकी लाशों को उठा के ले जाता है अपनी एक गर्लफ्रेंड के गार्डन। उसकी एक बाद में उस गर्लफ्रेंड ने डिनाई किया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसका कहना था मैं सिर्फ जानती हूँ। और उसी गर्लफ्रेंड की वजह से ये सारा केस खुला। इसको पता था कि वो लड़की जहाँ रहती है उसका 30-35 एकड़ का फार्म हाउस था लंदन के पास। वहाँ पे उसके घर में जाके गार्डन में खड्डे खोद के ये पांचों की लाश वहाँ पे दफना देता है, पूरी फैमिली की। उसके बाद जब कोई खबर नहीं मिलती, पुलिस ढूंढ रही है, सुराग ढूंढ रही है, बंदे नहीं मिल रहे, 3 महीने निकल जाते हैं। उसके में इनको शक होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ से वो लाशें अगर मिल गई तो हम फिर पकड़े जाएंगे। इसकी गर्लफ्रेंड को खबर नहीं कि मेरे कंपाउंड में वो सब लाशें दफनाई गई। तो जो शख्स अपने दोस्तों के साथ एक दिन वो निकाल के जब ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कब्रें खोद रहे होते हैं दोबारा, तो वो गर्लफ्रेंड देख लेती है चोरी से। उसने कोई आवाज़ नहीं की और वो उसको बराबर दिखाई भी नहीं दिया अंधेरे में, लेकिन इतना पता चला कि जो कुछ खोद रहे हैं उसके कंपाउंड में। उसने सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई। खैर ये लंबी चौड़ी कहानी है, क्या क्या सबूत मिले, बहुत अजीब किस्सा है, नहीं बोलने को होता। अल्टीमेटली उसने ये खबर पुलिस को दी कि यहाँ पे ऐसा हुआ। और उसने जिस शख्स को देखा था, जिसको पहचान लिया था, वो वही था जिसको वो जानती थी, कैनेथ रीगन। पुलिस को जब ये बात पता चली, कैनेथ रीगन को उठाया गया, उसके दोस्तों को उठाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन लाशें जो थी वो नहीं मिली, उनको सबूत नहीं था कि इन्होंने ही मारा। अब कहते हैं कि हर बुरे आदमी के बुरे दिन भी आते। थोड़े दिनों के बाद वहाँ एक छोटी सी समुद्र के किनारे, शहर के किनारे एक लाश तैरती हुई मिलती है पानी में। जब उसको बाहर लाया जाता है तो वो अमरजीत चौहान की लाश होती है। थोड़े दिनों के बाद दूसरी बड़ी औरतों की लाशें भी समुद्र में तैरती हुई मछुआरे लोग देख लेते हैं और उनको ला के पुलिस के हवाले करते। लेकिन दोनों बच्चों की लाशें आज तक नहीं मिली। तो ये कहानी थी उस शख्स की जिसने एक बेगुनाह परिवार को इसलिए मार दिया कि वो जेल से छूटने के बाद अपना ड्रग का धंधा एक बार फिर बड़े लेवल पे शुरू करने वाला था। अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो स्कॉटलैंड यार्ड ने की, उसके तहत उनको
जो दूसरे दो लोग थे उसके दोस्त, उनको जर्मनी से पकड़ा था। एक और वो और लोग आदमी था जिसको किसी और कंट्री से पड़ा। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में स्कॉटलैंड यार्ड को 8 महीनों में जर्मनी, नीदरलैंड्स और सिंगापुर, इंडिया, हिंदुस्तान भी आए वो 3-4 बार इंक्वायरी करने के लिए कि कहीं वो फैमिली यहाँ छुप के ना रहती हो। तो ये पूरी भाग दौड़ में और स्पेशलाइज्ड लोगों की सलाह लेने के लिए जो वो इतनी 11-12 टीमें बनाई थी इस केस को सॉल्व करने के लिए, मछुआरों से बात, इधर समुद्र में जितने आसपास के जो और उनके जो दौरे पड़े उनके लिए जो जो टोटल खर्चा हुआ वो 100 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर का हुआ। लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड ने ये केस सॉल्व कर लिया। अब केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो 5 बंदों की फैमिली इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।